चैप्टर का हेडिंग है ग्रेविटेशन। देयर वाज अ साइंटिस्ट न्यूटन ने एक चीज कही कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स ले लीजिए इन द यूनिवर्स, वो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेट अस टेक द केस ऑफ दीज टू मार्कर्स। ये दोनों मार्कर्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, any two objects in universe will attract each other। कोई भी दो चीजें ले लीजिए, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। और ये जो फोर्स उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रहा होगा, इसको न्यूटन ने नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज कॉल्ड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन लगाता है, किस पे लगाता है? हर ऑब्जेक्ट लगाता है, हर दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाता है। ये जो मार्कर है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से इसको अट्रैक्ट कर रहा है। कोई और चीज होती है उसको भी अट्रैक्ट कर रहा होता है, ये मेरे को भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये इस बोर्ड को भी अट्रैक्ट कर रहा है, जितनी भी चीजें हैं आसपास, ये सबको अट्रैक्ट कर रहा है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स विल अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और न्यूटन ने इसका हमें फॉर्मूला भी दिया। न्यूटन ने कहा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये वाला उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और वो वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दोनों ऑब्जेक्ट से मैग्नेट अट्रैक्ट करते हैं, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कितना फोर्स लगाएंगे ये एक दूसरे पे? वो फोर्स जो होगा इनके मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के, जहां आर इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। फोर्स विल बी, लिख लीजिए, न्यूटन सेड दैट any two objects in the universe will attract each other. The force will be called as gravitational force. और फोर्स कितना होगा? प्रोपोर्शनल टू इनके प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल बनाएंगे तो एक कांस्टेंट लगता है, कैपिटल जी, नॉट स्मॉल जी, कैपिटल जी। कैपिटल जी को क्या नाम देते हैं? इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल? क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। G is equal to 6.67 into 10 raised to power -6। ऐसा नहीं है कि ये वैल्यू अर्थ के लिए, अगर आप मून पे चले जाएं, किसी और जगह चले जाएं, ये फॉर्मूला एज इट इज अप्लाई। आप पानी के अंदर है, तब भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। दो ऑब्जेक्ट, दो फिशेज हैं, वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तब भी फॉर्मूला यही रहेगा, तब भी जी की वैल्यू यही। आप एयर में हो, वाटर में हो, कहीं पर भी हो, वैक्यूम में हो, मून पे चले जाओ, वैल्यू ऑफ जी इज ऑलवेज द सेम। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बदल जाती हैं, जैसे लाइट की स्पीड है। कोई बच्चा जहाँ बता सकता है लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 into 10 to power 8 meter per second. इट इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। लाइट वो पानी में वाटर में चेंज खत्म हो जाती है। लाइट जब पानी में जाएगी, उसकी स्पीड ऑलमोस्ट 2 into 10 की पावर 8 हो जाती है। तो लाइट की स्पीड इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये स्पीड वैक्यूम में होती है, पानी में अलग होगी, ग्लास के अंदर अलग होगी, पर ये यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कहीं पे भी रख दीजिए ऑब्जेक्ट, ये दोनों ऑब्जेक्ट पानी में भी रखे होंगे, तब भी जी की वैल्यू यही है। जरा जल्दी से जी का यूनिट निकालते हैं क्या हो। और एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन, बच्चे सोचते हैं कांस्टेंट्स का यूनिट नहीं होता। नहीं होता है, कांस्टेंट्स का यूनिट भी होता है। हमने पढ़ा था डायमेंशनल कांस्टेंट। जी जो है डायमेंशनल कांस्टेंट है, इसका यूनिट होगा, यहां से निकल आएगा फॉर्मूले से। रीअरेंज करिए, जी कितना आता है? एफ आर स्क्वायर
डिवाइडेड बाय m1 m2 एफ आर स्क्वायर। करो जरा, यूनिट बताओ क्या आता है, कोई जना बताओ। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हाँ, यूनिट आएगा फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस मीटर में होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपॉन मास केजी में, दूसरा भी केजी में, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका डायमेंशन भी निकालिए। डिराइव कहाँ से हुई है हम्म, सर? इसकी वैल्यू डिराइव कहाँ से हुई है? चैप्टर में सब बताएंगे कहां से आया कैसे आया। एक कैवेंडिश का एक्सपेरिमेंट है, एक साइंटिस्ट था कैवेंडिश, उसके एक्सपेरिमेंट से आप जी की वैल्यू भी डिटरमिन कर सकते हैं, इस चैप्टर में बताएं। ओके सर। तो जी का डायमेंशन, अब ऑब्जेक्टिव में बहुत कॉमन क्वेश्चन होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन यहीं से निकल आएगा। फोर्स का डायमेंशन पुट कर दो, फोर्स का होता है mlt-2। आर स्क्वायर का क्या होगा? एल स्क्वायर। आर डिस्टेंस है, लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर एल स्क्वायर। और m1 m2 का क्या होगा? एम स्क्वायर। तो देखिए जरा जी का डायमेंशन क्या आता है, m की पावर -1 ml3 m-1 l3 t -2 और रट लो, पर अगर भूल गए तो फॉर्मूले से निकाल लेना। 2 मिनट। एफ, ये फॉर्मूला है न्यूटन का, दिस इज कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसी से अगर आप भूल जाएं, वैसे तो मत भूलिएगा, पर अगर भूल जाएं तो जी को रीअरेंज कर लेना, आर स्क्वायर ऊपर ले आना, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, और फटाक से फोर्स का डायमेंशन, आर स्क्वायर का डायमेंशन, m1 m2 का डायमेंशन डाल के जी का डायमेंशन निकाल। ठीक है ना, पेपर में इतना टाइम भी कम नहीं होगा कि आप ये भी ना कर सको। तो भूल गए, चिंता की कोई बात नहीं है, निकाल लेना, आधे मिनट में निकल आए। तो ये न्यूटन का फॉर्मूला था, कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। इसमें m1 पहले ऑब्जेक्ट का मास है, m2 दूसरे का है, r उनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। वो डायमेंशन से दोबारा लिख देना। अभी देख लेंगे, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्लास के एंड में आपका अगर डाउट है देख फॉर्मूले से अरेंज करके निकालना, क्लास के एंड में मैं बता दूंगा, फिर चेक कर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, पहला बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, लिखिएगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। क्या मतलब हुआ कि अगर आपके ऑब्जेक्ट्स पानी में भी रख दिए गए या एयर में या किसी भी चीज में रखे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप दो ऑब्जेक्ट्स को एयर में रखिए या उन्हीं दोनों ऑब्जेक्ट्स को पानी में रख दीजिए, उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेम ही रहेगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया, दो ऑब्जेक्ट्स को पानी में डाल दिया, उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, सेम रहेगा? तो आंसर होगा सेम रहेगा। बहुत सारी आगे ऐसे होते हैं जो पानी में डालने पे कम हो जाते। दो मैग्नेट की बात करिए, मैग्नेट्स, मैग्नेट्स को अगर आप पानी में डाल देंगे, उनके बीच का फोर्स बहुत कम हो जाएगा। या चार्जेस होते हैं, चार्जेस को पानी में डाल दीजिए, उनके बीच में फोर्स बहुत कम रह जाता है, ऑलमोस्ट 100 टाइम्स कम हो जाता है। पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो मीडियम पे डिपेंड नहीं, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। क्यों? क्योंकि इसमें जो कांस्टेंट आता है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट। सेकंड, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये भी एक खास बात है। फिजिक्स में और जो फोर्सेस होते हैं वो कई बार अट्रैक्टिव होते हैं, कई बार रिपल्सिव होते हैं। जैसे कि मैग्नेट की बात करें, मैग्नेट अट्रैक्ट भी करता है, और अगर उल्टा पोल ले आओगे, नॉर्थ नॉर्थ ले आओगे तो रिपेल भी करता है।
नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करेंगे और नॉर्थ रिपेल करेंगे। ऐसे ही चार्जेस में भी होता है। पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे? रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और नेगेटिव होंगे तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ग्रेविटेशन में चाहे कुछ भी हो वो अट्रैक्ट ही करेगा। इट इज ऑलवेज अट्रैक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी रिपल्सिव नहीं होता। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स आप ले लीजिए, अर्थ को ले लो, अर्थ आप पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, वो हर चीज को खींचती है नीचे। ऐसा नहीं है कि किसी को खींचती है किसी को रिपेल करती है। ग्रेविटेशन में फोर्सेस हमेशा अट्रैक्ट करेगी। थर्ड प्रॉपर्टी, दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसका क्या मतलब है? फोर्स जो है देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर। फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस का स्क्वायर। इस चीज को एक हमने नाम बुक दिया है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर ये सपोज फॉर्मूला 3 होता तब आप क्या बोलते? दे ओबे इनवर्स क्यूब लॉ। क्यूब लॉ। ये स्क्वायर है तो इसकी प्रॉपर्टी बनती है कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस ओबे द इनवर्स स्क्वायर, क्योंकि ये 1/r² के प्रोपोर्शनल। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी लिखिए, दे आर सेंट्रल फोर्स। दे आर सेंट्रल फोर्स। कोई कहता है इसका क्या मतलब है सेंट्रल फोर्सेस का? इसका मतलब ये है कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इसमें ये आर क्या चीज? आर इनके सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। आप क्या करो, सेंटर से सेंटर को ज्वाइन करो, सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करो। ये सर्कल जो है ये इस ट्राइंगल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जो ट्राइंगल है वो सर्कल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यू हैव टू ज्वाइन देयर सेंटर। ये आर जो है क्या चीज है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। बनाइए, सेंट्रल फोर्स। नाम देखो सेंट्रल फोर्स, क्योंकि डिस्टेंस किसके बीच में लेते हैं? सेंटर टू सेंटर। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी, डज नॉट डिपेंड ऑन शेप और साइज। डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप और साइज as long as mass is same. Does not depend upon shape or size as long as the mass is same. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर एक ऑब्जेक्ट है m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट है m2, तो फोर्स है G(m1 m2) अपॉन r²। G(m1 m2) अपॉन r²। शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये ट्राइंगल की जगह सर्कल होता तो भी फॉर्मूला यही होता। अगर ये सर्कल शेप की जगह स्क्वायर शेप का ऑब्जेक्ट होता तब भी फॉर्मूला यही होता। यानी ऑब्जेक्ट के शेप साइज से इस फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क किस चीज से पड़ रहा है? मास से। शेप क्या है उससे कोई फर्क नहीं। 6, they are conservative forces. ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इट इज अ कंजर्वेटिव। ये जो फोर्स है कंजर्वेटिव होता है। अगर ग्रेविटी के अंडर आप वर्क करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को उठा के ले जाने में यहां से यहां, तो डिस्प्लेसमेंट पे फर्क पड़ेगा। आप किस रास्ते से लेके गए हैं उस पर डिपेंड नहीं। सीधा ले जाओ, चाहे गोल घुमा के ले जाओ, चाहे स्टेयर्स से ले जाओ, ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव। ग्रेविटी के अगेंस्ट जब आप वर्क करेंगे, सपोज करिए आप एक बिल्डिंग के ऊपर लेके जा रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को यहां से यहां, तो यू आर वर्किंग अगेंस्ट ग्रेविटी। आप उसको सीधा ले जाओ, गोल घुमा के ले जाओ या स्टेयर्स से ले जाओ,
कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्क डन सारे रास्तों में बराबर होगा, क्योंकि वर्क डन डिपेंड करता है सिर्फ आपके इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट। किस रास्ते से लेके जाओगे उस पे वर्क डन डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। पिछले चैप्टर में मैंने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करा। जानबूझ के ये क्वेश्चन एक बार आपका केस स्टडी में भी था, आपको जो मैंने दिया था, वो कहता है 3 लोग ऑब्जेक्ट को उठा के यहां से यहां ले गए, इसका वर्क W1, इसका W2, इसका W। बताओ किसने सबसे ज्यादा वर्क करा है? सर सेम बराबर में ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क डन रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगा, तो कंजर्वेटिव। ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं। अब जैसे आपको मैं बता रहा था 12th क्लास में, जब आप लोग 12th में आएंगे वहां पे भी आपको नए नए टाइप के फोर्सेस पढ़ाएंगे। वहां पे मैं आपको चैप्टर 1 में ही फोर्स पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा रहा हूँ ना, 12th में मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसकी भी एक प्रॉपर्टी होगी, दे आर कंजर्वेटिव। बहुत बच्चे तब पूछेंगे कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, तब नहीं बताया जाएगा, तब बोला जाएगा क्लास 11 की कॉपी उठाओ वहां से रिवाइज। तो प्लीज याद रखो ये सारी चीज। और आखिरी प्रॉपर्टी 7, दे, लिखिए, लिखते रहिए प्लीज। दे ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। दे ओबे न्यूटन, वो तो ओबे करना ही पड़ेगा, न्यूटन थर्ड लॉ को सभी करना। इसका क्या मतलब है? कोई पूछता है दे ओबे न्यूटन थर्ड लॉ, एक क्वेश्चन, दे ओबे न्यूटन थर्ड लॉ, ये अर्थ है। This is the earth. कोई कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स रियल लाइफ में कहाँ लग रहा है, हमें जरा दिखाओ कैसे लगता है ना। हमने नहीं देखा कभी ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगता है। तो ये देखिए, ये मार्कर है, इसको मैं छोड़ूंगा, जैसे इसको छोड़ूंगा ये नीचे गिर जाए। किसने इसको नीचे खींचा? हमारा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट कहता है जब तक फोर्स नहीं लगेगा ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मैं इसको धक्का नहीं दे रहा हूं नीचे की तरफ, मैं इसको धक्का नहीं दे रहा हूं, मैं इसको छोड़ रहा हूं। तो somebody, if somebody pulls it, then only ये नीचे जाएगा। तो कौन है जो इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, बताना जरा। ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। मेरा क्वेश्चन क्या था, कौन खींच रहा है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कौन अर्थ से लगा के। सुनिएगा, तो सपोज करिए ये हमारा मार्कर है और ये अर्थ है, दिस इज द मार्कर, दिस इज द अर्थ। और मार्कर का मास है m1 और अर्थ का मास है m2, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये r है। तो जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूं, अर्थ इसको खींच लेती है नीचे की तरफ, अर्थ इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगा रही है? जी m1 m2 बाय r स्क्वायर, और इसको नीचे खींच। अब मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि अर्थ इसको खींच रही है, तो क्या ये भी अर्थ को ऊपर खींच रहा है? क्या ये मार्कर भी अर्थ को ऊपर खींच रहा है? क्या ग्रेविटी? यस सर यस सर कैसे? पर बहुत कम खींच रहा है। क्वेश्चन तो पूरा करने दो। क्या अर्थ इसको खींच रही है सिर्फ, या अर्थ इसको खींच रही है और ये अर्थ को ऊपर खींच रहा है? तो देखिए, दे ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, इसका मतलब ये हमेशा एक्शन रिएक्शन की तरह। अगर अर्थ इसको खींचेगी तो उसके बदले ये भी अर्थ को ऊपर की तरफ। अगर फील भी नहीं कर जाते, मार्कर को खींच रही है नीचे, तो ये मार्कर भी अर्थ को खींच रहा है ऊपर। लेट अस नेम दीज फोर्सेस F1 एंड F2। अर्थ इसको कितने फोर्स से खींच रही है नीचे? F1। और ये अर्थ को कितने फोर्स से खींच रहा है ऊपर? उसको बोलते हैं F2। चलो, कोई बच्चा बता सकता है कौन बड़ा होगा, F1 बड़ा होगा या F2 बड़ा होगा? सर दोनों सेम होंगे। सेम होंगे सर सर F1 दोनों नीचे होंगे सर। F1 एक्शन ओबे न्यूटन एक्शन एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल। हाँ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल, यानी अगर अर्थ इसको खींच रही है, लेट अस से
5 न्यूटन के फोर्स से, तो ये भी अर्थ को खींच रहा होगा 5 न्यूटन के फोर्स। ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। मैं आपसे पूछता हूं, बच्चा सोचता है कि ये तो छोटा सा ऑब्जेक्ट है यार, ये कैसे अर्थ को इतना ज्यादा खींच पाएगा? क्योंकि जो फॉर्मूला है उसमें प्रोडक्ट आता है। ऑब्जेक्ट एक नंबर छोटा है तो कोई बात नहीं, दूसरा नंबर तो बड़ा है। तो जितना फोर्स अर्थ इस पे लगाएगी, ये फॉर्मूला किसके लिए है? ये फॉर्मूला दोनों फोर्सेस के लिए, यही फॉर्मूला है। दोनों अलग अलग होंगे भी नहीं। यू शुड नॉट कॉल देम F1 F2, यू शुड कॉल देम F ओनली। यही फॉर्मूला इसके लिए भी है, यही फॉर्मूला उसके लिए भी। दोनों फोर्सेस बराबर लगेंगे। सर न्यूटन ने सर स्टेटमेंट में सर मुझे लिखवाया सर, टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो दोनों करेंगे अट्रैक्ट एक दूसरे को। दोनों करेंगे और दोनों बराबर भी करेंगे। अट्रैक्ट ईच अदर एंड दे विल एक्सर्ट इक्वल फोर्सेस, थर्ड लॉ। यानी जितना फोर्स अर्थ लगा रही है इसको खींचने में नीचे, जैसे मैं इसको छोड़ता हूं अर्थ इसको नीचे खींच लेती है, तो ये भी अर्थ को ऊपर खींच रहा है। कोई कहते पर अर्थ तो ऊपर नहीं आती, फोर्स बराबर लग रहा है। अभी कह रहे हो फोर्स बराबर लग रहा है, ये नीचे गिरता है तो अर्थ को भी तो ऊपर आना चाहिए। सर वो हमें फील नहीं सर होता होगा अर्थ ना। का मास इतना ज्यादा है कि वो जैसे कि उतने वो फोर्स से displacement ऊपर निकल नहीं पाते आती। हैं। अर्थ का हाँ। मास तो फोर्स लगने से क्या होता है? फोर्स अकेला थोड़ी ना डिसाइड करता है। 5 न्यूटन लग रहा है, अर्थ पे भी 5 न्यूटन लग रहा है, दोनों पे फोर्स बराबर लग रहा है। पर 5 न्यूटन मार्कर के लिए तो बहुत है। 5 न्यूटन मार्कर को तो मूव करा देगा नीचे की तरफ, पर 5 न्यूटन अर्थ को थोड़ी ना खींच पाएगा। आप ये बताओ, आपके पास बाहर सड़क पे एक छोटा सा एक ऑब्जेक्ट रखा है और मान लो एक बहुत बड़ा एक ट्रक, आप इसको किक करते हो छोटे से ऑब्जेक्ट को, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हो। फुटबॉल है, फुटबॉल पे आप 10 न्यूटन का किक करते हो, फुटबॉल फौरन आगे चली जाती। आप ट्रक को किक करते हो 10 न्यूटन, सेम फोर्स लगाते हो, ट्रक तो हिलेगा भी नहीं। आपके तो मैंने फोर्स तो बराबर ही लगाया है। फुटबॉल को भी मैं 10 न्यूटन से किक कर रहा हूँ, ट्रक को भी 10 न्यूटन से किक कर रहा हूँ, फोर्स तो बराबर लगा रहा हूँ। ट्रक नहीं मूव कर रहा, करेगा भी नहीं, ट्रक हैवी है, मास बहुत ज्यादा है। Even though the forces acting are same, but the truck will not move. तो सेम चीज देखिए ना, फोर्सेस तो बराबर लग रहे हैं, पर 5 न्यूटन मार्कर के लिए तो बहुत है। 5 न्यूटन की वजह से ये मार्कर तो नीचे गिर जाएगा, पर 5 न्यूटन लग तो अर्थ पे भी रहा होगा, पर अर्थ 5 न्यूटन से ऊपर आएगी नहीं, पर फोर्सेस तो बराबर है। तो ये बना लीजिए प्लीज डायग्राम, और इस बात को लिख लीजिए कि फोर्सेस बराबर लगते हैं, पर अर्थ इतना हैवी है कि वो ऊपर खिंच नहीं पाती। इवन दो फोर्स बराबर है, मार्कर हल्का है तो वो गिर जाता है, अर्थ भारी है तो वो ऊपर खिंच नहीं पाता। पर फोर्सेस दोनों पे है, फोर्सेस इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन बोथ द ऑब्जेक्ट्स। एक्सक्यूज मी सर। सर आपने बोला ऊपर खिंच नहीं पाता, बट इसमें तो हम जैसे फ्रिक्शन विक्शन यूज करते हैं रिलेटिव मोशन प्रिवेंट कर लेंगे, बट इसमें जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे हमें फोर्स मिल गई 5 न्यूटन्स, तो 5 इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ इनटू एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। 5 is equal to 6 into 10 की पावर 24 Yes, sir. into A। तो A तो सर जो अगर है- हम तो सर A अगर जो हम बोल है- रहे हैं कि हिलेगा नहीं, तो वो तो गलत सेंटेंस हो गया, मतलब बहुत इनसिग्निफिकेंटली हिलेगा। एक्सेलरेशन इतनी कम आएगी ना कि तुम्हें फील ही नहीं होगी। यस सर। जो आएगी वो तो तुम्हें अर्थ का वैसे मोशन फील होता है कि अर्थ रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, वो मोशन फील ही नहीं होता। नो सर। हम No, sir. हमारा ये कहना गलत है कि अर्थ पे फोर्स नहीं लगेगा, फोर्सेस दोनों पे लगेंगे, पर इसका मास बहुत छोटा था तो इसके अंदर एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा आएगी, बहुत ज्यादा है ये। द ऑब्जेक्ट फॉलिंग डाउन। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, अर्थ का मास 6 into 10 की पावर 24 kg होता है, तो अर्थ के अंदर जो एक्सेलरेशन आएगी वो वेरी 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 स्मॉल है, तो वो हमें पता भी नहीं लगेगा कि अर्थ मूव करी भी है या नहीं। यस सर। बट फोर्सेस दोनों पर बराबर लगे। ऑब्जेक्ट का मोशन हम फील कर सकते हैं क्योंकि वो छोटा है, हल्का है, तो वो मूव करते हुए दिखेगा। अर्थ उसका मास बहुत ज्यादा है, इसलिए अर्थ का मोशन हमें नहीं पता, इसलिए अर्थ ऊपर हम नहीं कहेंगे कि अर्थ ऊपर खिंच गई। सर मतलब सर मास की वजह से सिर्फ हमें वो नहीं होता, मतलब सर ऊपर नहीं आई सर अर्थ, क्योंकि मास लगता है, क्योंकि वहां फोर्स लगता है, बराबर फोर्स लगता है, पर अर्थ हैवी है इसलिए वो ऊपर नहीं आता। ठीक है, दे ओबे न्यूटन थर्ड लॉ। प्लीज याद रखिएगा, इस वाले को स्टार मार्क कर लो। अच्छा, एक और लास्ट प्रॉपर्टी, 8 प्रॉपर्टी नंबर 8।
ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट आएगा न्यूमेरिकल से, 8th प्रॉब्लम। दे फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दे फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या होता है, कोई कहता है ये क्या चीज है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो लिख लो क्या होता है, नेट फोर्स इज द वेक्टर एडिशन of all individual forces। मैंने क्या लिखा सर आपने, सुपर नेट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ग्रेविटेशन जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये फॉलो करता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कोई कहता है ये क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी जो नेट फोर्स होगा इट इज द वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। कराते हैं इसके क्वेश्चन इसी पे। अब जो कुछ भी पढ़ा ना न्यूमेरिकल सिर्फ इस वाले पे, आपके एनसीईआरटी में भी न्यूमेरिकल्स जो है और आपके ऑब्जेक्टिव में भी, पेपर में भी जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उस पे आ सकते हैं। बाकी सब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, उस पे असर्शन रीजन बाकियों पे पूछ सकता है वो। सर एडिशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस। सर हाँ। सर ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल न्यूटन ने दिया था। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखो, एक्चुअल में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कोई ऐसी चीज ही नहीं है। फोर्स क्या होता है मेरे को ये बताओ, फोर्स किस टाइप की क्वांटिटी? तो वेक्टर। अगर एक ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, क्या तुम उन फोर्सेस को डायरेक्टली ऐड कर दोगे? नो सर, वेक्टर एडिशन करेंगे। बस यही कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कोई कुछ हाई फाई चीज है ही नहीं वो। अगर मैं ना भी नाम दूं या किसी ने भी दिया हो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या ना भी दिया हो, एक ऑब्जेक्ट पे अगर दो फोर्सेस लग रहे हैं, फोर्सेस वेक्टर होते हैं, आप उनको वेक्टर एडिशन से ही तो ऐड करोगे, डायरेक्टली तो ऐड करोगे नहीं। तो आप ये मान लो, ये तो बहुत इंप्लाइड ही चीज है कि जो नेट फोर्स होगा वो वेक्टर एडिशन से ही तो आएगा, डायरेक्टली ऐड तो हम करेंगे ही नहीं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि इसने दिया या उसने दिया। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें पता ही है क्या होता है। चलो क्वेश्चन देखो, समझ में आ जाए। क्वेश्चन, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है m मास का, एक और ऑब्जेक्ट है 2m मास। इनके मिड पॉइंट पर एक छोटा m रखा, ये r डिस्टेंस पे थे। इनके मिड पॉइंट पर एक छोटा m रखा। इस छोटे m पर टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? व्हाट इज द टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स? जरा जल्दी से करिए। व्हाट इज द टोटल ग्रेविटेशनल? चैट में लिखना है सर। नहीं लिखो मत, कर लो बस, अभी बताएंगे आप। मिड पॉइंट पे रखा है, इसके ऊपर टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स आपको बताना है कितना होगा। तरीका भी बताएंगे कैसे करना है, पहले खुद थोड़ा सा कोशिश करो। सर मास m जो छोटा वाला है सर वो बीच में प्लेस्ड है। हाँ, मिड पॉइंट। ओके सर।
हमें इसके ऊपर टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। चलिए अब तरीका देखिए। क्वेश्चन सॉल्व कर लेना इज नॉट द मेन एम, तरीका भी हमें सीखना है। इसको हम नाम दे देते हैं O। और कितने लोग हैं जो O के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं बताइए? हाउ मेनी पीपल आर देयर? हाउ मेनी ऑब्जेक्ट? ये दोनों फोर्स उस पे लगा। जी नाम दे देते हैं A और इसका नाम दे देते हैं B। तो देयर आर टू पीपल या टू ऑब्जेक्ट्स who are exerting a force on O। A भी इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, B भी इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। कोई कहता है ये क्यों करेगा, ये तो छोटा है। तो न्यूटन ने ये कब कहा कि छोटे वाला नहीं लगाएगा? न्यूटन ने कहा हर ऑब्जेक्ट लगाएगा। तो A भी इसको अट्रैक्ट करेगा, B भी इसको अट्रैक्ट करेगा। कोई और होता तो वो भी उसको अट्रैक्ट करेगा। अब जैसे हम पूछते हैं ये अर्थ है, यहां मून है और सन है। मून को कौन कौन अट्रैक्ट करता है बताओ? हु इज एक्सर्टिंग सर ग्रेविटेशन? अर्थ और सन अर्थ अपनी तरफ खींचेगी, सन उसको अपनी तरफ खींचेगा, बाकी प्लैनेट्स भी हैं वो भी उसको खींचेंगे। सब लोग मून पे फोर्स लगा रहे हैं, अर्थ भी, सन भी, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सब लोग लगा रहे हैं। तो डिपेंड करता है कौन ज्यादा लगा रहा है। मून हमारे चाहे अर्थ के चारों तरफ ही क्यों घूम रहा है? क्योंकि अर्थ ज्यादा फोर्स लगा रही है। पर इसका यह मतलब नहीं है कि सन नहीं लगा रहा होगा, इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी प्लैनेट्स मून पे फोर्स नहीं लगा रहे होंगे, लगा वो लोग भी रहे होंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हर ऑब्जेक्ट एक्सर्ट करता है। तो O के ऊपर आपको फोर्स पूछा है, तो जितने भी लोग हों O के चारों तरफ वो सब O पे लगाए और वो सब O को अपनी तरफ खींचना चाहे। तो A जो है वो इसको अपनी तरफ खींचना चाहे। इसको अब नाम दूंगा मैं, तरीका सीखना। इस फोर्स को मैं F1 F2 नहीं बोलूंगा, बाद में खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कौन F1 कौन F2। इसको मैं नाम दूंगा FOA, फोर्स ऑन O बाय A। और B O को अपनी तरफ, इसका नाम होगा FOB, फोर्स ऑन O बाय A एंड फोर्स ऑन O बाय B, दोनों अपनी तरफ। कोई बच्चा पूछता है कि बड़ा कौन सा? देखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। हमें अभी क्या पता बड़ा कौन होगा, पहले फॉर्मूला लगाओ। FOA के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, FOA इज इक्वल टू G। वैसे तो प्रोडक्ट है 4 into 5 करो या 5 into 4 करो, बात बराबर है। पर याद करने के लिए ऐसे कर लेना कि M1 वो होता है जो फोर्स लगाता है, M2 वो होता है जिसके ऊपर फोर्स लगता है। तो M1, अब हम बात कर रहे हैं फोर्स O पर A की, उसको भूल जाओ भी, इन दोनों को ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। M1 कौन होगा? उसका मास जो फोर्स लगा रहा है, ये वाला। M2 वो होगा जिसके ऊपर लगा रहा है, स्मॉल m। क्या डिस्टेंस है इनके बीच में? R/2 r/2 का स्क्वायर, r² by 4, r/2 का स्क्वायर। FOB कितना होगा? FOB के लिए सर 4 कैसे आया? अरे भाई r/2 डिस्टेंस है ना, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? r/2। टोटल r है, r है, r का आधा। हाँ सर, हाँ सर। तो जब तुम r/2 का स्क्वायर करोगे ना, तो सिर्फ r का स्क्वायर थोड़ा ना करोगे, r/2 का स्क्वायर करोगे। यस सर। तो कितना आएगा सर? अब FOB निकालते हैं, FOB फाइंड आउट करते हैं। G, M1 वो है, वो होगा जो फोर्स लगा रहा है, B फोर्स लगा रहा है, 2M। M2 वो होगा जिसके ऊपर लगा रहा है, छोटा m, डिवाइडेड बाय r/2। तो ये हमने FOA और FOB निकाले, ये डिस्टेंस भी r/2। सर आप r² क्लियर है सर आप? नहीं दोबारा नहीं बताएंगे, अब सुनते हैं, सुनोगे नहीं तो बारी बारी नहीं बताएंगे। खुद अप्लाई करो ना यार,
फॉर्मूला तो तुम्हारे सामने है, डिस्टेंस लिख दिया, फॉर्मूले में डिस्टेंस डालो, खुद कुछ भी तो करो ना। सर सर हमें पूछा है कि व्हाट इज द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एम, स्मॉल एम। हाँ, यहाँ एरो बनाई थी ना मैंने, व्हाट इज द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस ओ। ओके सर, नोटिस किया। तो इसके Yes, ऊपर sir. लगने वाले सारे फोर्सेस निकालो, कौन कौन इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ए Yes, इसको sir. अपनी तरफ खींच रहा है, बी इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ऐसे ही लिख देते हैं, आप लोग समझ नहीं पाते हैं वरना। डिस्टेंस r/2 है, r/2 है। इसके ऊपर फोर्स निकालोगे तो इसका इससे डिस्टेंस लोगे ना जी। जब इसका देखो डिस्टेंस कितना है, ये फोर्स कितना लगाएगा, जी m अपॉन r/2 का स्क्वायर, तो FOA निकालना। अब FOB निकालेंगे तो इन दोनों को देखो, g 2m m अपॉन r/2 का स्क्वायर। अच्छा, अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, वो कहता है फोर्स वेक्टर होते हैं, फोर्स वेक्टर होते हैं, ये बात हमें पता है। हमें पता है वेक्टर्स को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। तो आपके पास एक फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द राइट, एक फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट। टोटल फोर्स निकालना है, ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं? सब्ट्रैक्ट करोगे सर। सब्ट्रैक्ट। बड़े वाले में से छोटे वाले। न्यूटन की लॉ बताती थी ना, एफ नेट होता है एफ बिग माइनस एफ स्मॉल, एफ बिग माइनस एफ स्मॉल। एफ बिग कौन सा होगा सर FOB। सर FOB माइनस FOA। तो देखते हैं कितना आएगा। ये r²/4 का 4 ऊपर चला जाएगा, 8 GMM। FOB बड़ा क्यों होगा? हाँ, FOB बड़ा क्यों होगा FOS? थोड़ा देखिए, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है सब कुछ, तब देखिए। उसके न्यूमरेटर में 2 आ रहा है, इसके न्यूमरेटर में 2 नहीं आ रहा, तो नंबर जिसमें 2 आ रहा है वो डबल टाइम होगा, बड़ा होगा। यहाँ पे देखो तो नहीं आ रहा, बाकी सब तो सेम है। जी r/2 का स्क्वायर, जी r/2 का स्क्वायर, mm सेम है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है। अब मैं आपसे कहता हूँ दो नंबर्स हैं, एक है x और एक है 2x, इनमें से बड़ा कौन सा होगा? आप कहोगे 2x बड़ा होगा, 2 टाइम्स है। तो ऐसे ही FOB बड़ा होगा क्योंकि 2 आ रहा है। वो 2 क्यों आया है? फॉर्मूले से आया है, जब आपने फॉर्मूला लगाया था, g मास 1 into मास 2 अपॉन r²। तो मास 1 कितना था, 2m, मास 2 कितना था, स्मॉल m, तो वहां 2 का फैक्टर एक्स्ट्रा आया हुआ है। तो जरा इसको सॉल्व कर लो ना, r/2 के स्क्वायर को r²/4 लिख लो, 4 ऊपर ले जाओ 8 बन जाएगा, 8 GMM/r² माइनस ये कितना आएगा, r²/4 का 4 ऊपर आएगा तो सर 4 GMM/r²। 4 GMM/r²। तो दिस माइनस दिस, हमारा जो नेट फोर्स आता है, आई एम राइटिंग द आंसर हियर, ऊपर नेट फोर्स आता है 4 GMM/r²। क्या लिखूं, टुवर्ड्स राइट होगा नेट फोर्स या टुवर्ड्स लेफ्ट होगा? राइट। टुवर्ड्स राइट। ये देखिए, फोर्स इज अ उसको वेक्टर, पढ़ा है। क्योंकि बड़े वाला राइट में था तो नेट फोर्स भी टुवर्ड्स द राइट होगा ना। बड़े वाला ये था, दिस वन वाज द बिगर वन, दिस इज द बिगर, तो ये राइट की तरफ था, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो टुवर्ड्स द राइट। यही चीज है सुपरपोजिशन पे। वो कहता है ऐड मत कर देना, पहले डायरेक्शन देखना, अगर डायरेक्शन सेम हो तो ऐड करना, ऑपोजिट हो तो सब्ट्रैक्ट करना, और अगर टेढ़े हो तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी लगा देना या कंपोनेंट मेथड लगा। सर बोलो। तो जिसमें ओ वाला है ऑब्जेक्ट सर, वो किसी को अट्रैक्ट नहीं करेगा? करेगा, पर वो पूछा नहीं है उसने हमसे। उसने ये तो पूछा ही नहीं कि ओ किसको अट्रैक्ट करेगा, उसने पूछा है ओ को कौन कौन अट्रैक्ट करेगा। क्वेश्चन को समझिए, उसने, अगर मैं बताता हूं कि ओ को कौन कौन अट्रैक्ट करेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओ बाकी लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, ओ इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ओ इसको भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, पर वो हमसे पूछा नहीं है ना। ए और बी भी आपस में अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ए और बी भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। कोई कहता उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हम, ए और बी के बीच में फोर्स क्यों नहीं निकाल रहे? सुनिए मेरा क्वेश्चन, सुनिए बाकी लोग, क्या ए और बी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे या नहीं? सर तो
सोच के बताओ, ए और बी अट्रैक्ट करेंगे? Yes, sir. यस हाँ? सर यस सर निकाल रहे हैं, क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? सर क्योंकि वो क्वेश्चन में पूछा नहीं है। हाँ, Yes, सिंपल sir. सा एक्सप्लेनेशन, क्योंकि वो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है। ही इज नॉट आस्किंग यू कि ए और बी क्या कर रहे होंगे आपस में, ही इज आस्किंग यू कि ओ के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो ओ के ऊपर मैंने फोर्सेस निकाल लिए, ए और बी आपस में क्या कर रहे हैं, ए बी को अट्रैक्ट कर रहा होगा, बी ए को अट्रैक्ट कर रहा होगा, ओ इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ओ ए को अट्रैक्ट कर रहा होगा। वो सब पूछा ही नहीं। हमसे सिर्फ क्या पूछा, जैसे जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते, आपके पास एक आदमी है, ये ब्लॉक है, आदमी इसको धक्का दे रहा है, मैं आपसे कहता हूं फ्रिक्शन है, मैं आपसे कहता हूं सारे फोर्सेस शो करो, तो आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले फोर्सेस शो करते हैं। आप आदमी के ऊपर एमजी नहीं शो कर देते, आदमी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन नहीं शो करते। क्यों? आदमी का मोशन थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, आदमी के बारे में थोड़ी ना पूछ रहा है, वो तो ब्लॉक के बारे में पूछ रहा है। ब्लॉक के फोर्सेस शो करते हैं, ब्लॉक का एमजी, ब्लॉक का एन, ब्लॉक पर फोर्स, फ्रिक्शन। पर इसका यह मतलब थोड़ी ना होता है कि आदमी पे एमजी नहीं लग रहा होगा, आदमी पे भी लग रहा होगा एमजी, आदमी पे भी तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, वो भी तो ग्राउंड पे खड़ा है। पर हम आदमी का मोशन थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हमसे पूछा तो ब्लॉक के बारे में है, तो हम सिर्फ ब्लॉक पे फोर्सेस शो करते हैं। हमसे पूछा तो सिर्फ ओ के बारे में है, तो व्हाई शुड वी बॉदर कि ए पे कौन सा फोर्स लगा, बी पे कौन सा, उन पे लगते होंगे, लगने दो, हम तो सिर्फ वो फोर्सेस शो करेंगे जो ओ पे लगे। समझ में आई बात क्या जो मैंने बोला? बताओ। यस सर Yes, sir. हाँ, अब जरा अगला क्वेश्चन, थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ा देते हैं एकदम ही, क्योंकि आप सब लोगों को वेक्टर्स आता है और पुराना सब कुछ रिवाइज कर लिया है आप लोगों ने, तो सीधा हम प्रॉपर एनसीईआरटी क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चैट बॉक्स में इसका आंसर आप लोगों ने भेजना है। दिस इज द अटेंडेंस क्वेश्चन फॉर टुडे। कुछ ये सब एमसीक्यू है, तो पर मैं चॉइसेस नहीं लिखूंगा, आई वांट यू टू सेंड मी द आंसर। ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, एक चीज और, ये भी कुछ बच्चे के मन में डाउट होता है, इस ऑब्जेक्ट को मैं जब छोड़ता हूं तो ये नीचे गिर जाता है। ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ इसको ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रही है, जिसकी वजह से ये नीचे चला। पर मेरा बॉडी भी तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, मेरा बॉडी का भी कुछ मास है m1, इसका कुछ मास है m2, हम लोगों के बीच का डिस्टेंस r है, तो मेरा बॉडी भी तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो छोड़ने पे ये उड़ता हुआ मेरी तरफ क्यों नहीं आ जाता? क्योंकि मेरा बॉडी भी तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। सर मास मास का फर्क पड़ जाता है, आपका मास ज्यादा है तो आप सर कैसे कर उसके रहा होगा ऊपर जा बट सकते हो, नेग्लिजिबल एक्सेलरेशन हो रही और है। बहुत नेग्लिजिबल होगा, वही बात है सर, वेरी वेरी स्मॉल। मेरा बॉडी ये मार्कर है और यहाँ नीचे अर्थ। अब इस मार्कर पे अर्थ भी फोर्स लगा रही है और आई एम ऑल्सो अट्रैक्टिंग द मार्कर, मेरा बॉडी भी मार्कर को अट्रैक्ट कर रहा है। न्यूटन्स लॉ के हिसाब से हर ऑब्जेक्ट उसको अट्रैक्ट करेगा, मेरा बॉडी भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अर्थ भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ये बोर्ड भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। पर ये सारे फोर्सेस बहुत ही स्मॉल होंगे। क्यों? कोई कहता है स्मॉल क्यों होंगे? क्योंकि जब आप फॉर्मूले से निकालोगे G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, G की वैल्यू होती है 6.67 माइनस। आदमी का मास, मेरा मास कितना ही होगा, ज्यादा थोड़ा ज्यादा डाल देते हैं 100 kg। मार्कर का मास कितना होगा 1 kg, डिवाइडेड बाय मेरे और मार्कर के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, मान लेते हैं 1 मीटर है, तो डिवाइडेड बाय 1 मीटर का स्क्वायर। तो ये तो बहुत कम आया फोर्स, 6.67 इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन आया। मेरा बॉडी लगा रहा है इसको, अट्रैक्ट कर रहा है मेरा बॉडी इस मार्कर को, पर ये फोर्स बहुत ही कम है। अर्थ जो इस पे फोर्स लगाएगी वो काफी ज्यादा होगा। वो ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि जब मैं वो फॉर्मूला लगाऊंगा उसमें ये आएगा G, एक अर्थ का मास, पहले वाला मास उसका मास होता है जो फोर्स लगा रहा है। अर्थ का मास कितना है 6 इंटू 10 की पावर 24। मार्कर का मास कितना है 1, और ये अर्थ से डिस्टेंस आप निकाल के डालोगे तो अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर फोर्स आपको फील होगा। पर ऐसा नहीं कि मेरा बॉडी इस पे फोर्स नहीं लगा रहा है, मेरा बॉडी फोर्स लगा रहा है, पर देखिए कितना छोटा है वो फोर्स
वो फोर्स मोशन प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहा है। और हाँ, अर्थ जो फोर्स लगाएगी उसमें मास अर्थ का आएगा फॉर्मूले में, वो बहुत ज्यादा है, तो दैट फोर्स विल बी वेरी लार्ज, तो उसका इफेक्ट मार्कर के ऊपर आपको दिखता है कि मार्कर गिरता है। पर ये मत सोचिएगा कि मेरा बॉडी इस पे फोर्स नहीं लगा, मेरा बॉडी भी फोर्स लगा रहा है, बोर्ड भी इस पे फोर्स लगा रहा है, दूसरे मार्कर भी इस पे फोर्स लगा रहे हैं, कमरे में आसपास की रखी हुई सारी चीजें इस पे फोर्स लगा रही है, और वो फोर्सेस बहुत छोटे छोटे हैं। अर्थ जो इस पे फोर्स लगा रही है वो सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो अर्थ का जो फोर्स आएगा वो बहुत ज्यादा। तो इसलिए छोड़ने पर ये बोर्ड की तरफ, फैन की तरफ, दरवाजे की तरफ, मेरी तरफ मूव नहीं करता, ये अर्थ की तरफ मूव करता है, क्योंकि अर्थ का फोर्स सबसे बड़ा है। पर लगा और लोग भी रहे। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्सर्टेड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। दिस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड आर। स्क्वायर के सेंटर में एक छोटा एम रखा हुआ है। आपको बताना है, क्वेश्चन है व्हाट इज द, लिखो, व्हाट इज द टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन छोटा एम। छोटे एम पे टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, चैट बॉक्स में भेजना, बोलना नहीं, ठीक है ना। छोटे एम पर टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, मैंने चॉइसेस नहीं लिखे क्योंकि चॉइसेस लिखते ही आप पहचान जाओ। सर शेप एक स्क्वायर है ना? हम्म, ओके सर। जल्दी करिए, 1 मिनट। कुछ बच्चे कर पा रहे हैं, इसमें बहुत आसान लॉजिक है। देखिए, इसको ओ बोल देते हैं। ओ के ऊपर कौन कौन फोर्स लगाएगा? चारों तरफ इसके लोग हैं जो इस पे फोर्स लगाएंगे। ए भी इस पे लगाएगा, बी भी लगाएगा, सी भी लगाएगा, डी भी। सुनिएगा, जैसे मार्कर का केस, इस मार्कर को मैं भी अट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये बोर्ड भी अट्रैक्ट कर रहा है, सामने एक दरवाजा है वो भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ भी अट्रैक्ट कर रही है, सब कर रहा है। तो ऐसे ही स्मॉल एन को बताइए कौन कौन अट्रैक्ट करेगा, ए बी सी या डी, कौन कौन इसको? चारों के चारों। ए इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको मैं बोलूंगा एफ ओ ए। बी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एफ ओ बी। सी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एफ ओ सी। और डी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। विदाउट कैलकुलेटिंग क्या आप बता सकते हैं इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा? सर सारे सेम है। सारे सेम होंगे ना? सारे इक्वल हो। नहीं है, वैसे मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, आई कैन यूज द फॉर्मूला जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। मैं ये आर निकाल सकता हूँ यहाँ पे, ज्योमेट्री से मैं ये डिस्टेंस ए और ओ का निकाल सकता हूँ। सर ये डायगोनल होगा सर, डायगोनल स्क्वायर का आधा होगा, √2/2 आर डायगोनल होता है। ये आर है, ये आर है, अगर आपके पास एक स्क्वायर है, ये आर, तो डायगोनल होता है √2r, और ये डायगोनल का आधा है। ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये √2r डिवाइडेड बाय 2 होगा, पर उसका फायदा नहीं है अभी, ठीक है ना। पर आप फिर भी नोट डाउन कर लो, कभी आगे फायदा हुआ तो। दिस इज द सेमी डायगोनल √2r/2। पर हमें पता है ये सारे बराबर हैं, सबका डिस्टेंस भी छोटे m से बराबर है, तो चारों उसको फोर्स भी बराबर लगा रहे होंगे, जिस वजह से अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक फोर्स ऊपर की तरफ है 10 न्यूटन, एक नीचे की तरफ है 10 न्यूटन, एक इधर है 10 न्यूटन, एक इधर,
तो नेट फोर्स कितना होगा, तो आप कहेंगे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और 0 आ जाएगा। वही सेम चीज यहाँ पर भी। FOA FOC को कैंसिल करेगा, FOB FOD को कैंसिल करेगा, नेट फोर्स जो आएगा वो 0। इसको आप एज अ प्रॉपर्टी भी लिखिए प्लीज। कोई भी आपकी शेप हो, सिमेट्रिक शेप, कोई भी सिमेट्रिक शेप हो, उसके सेंटर पे रखे हुए पार्टिकल पे नेट फोर्स हमेशा 0। अब अगर ये स्क्वायर की जगह मैं ट्राइंगल कर देता हूं, मासेस बराबर रखना, बस मासेस बराबर रखना। इसके सेंटर पे छोटा m रखा, नेट फोर्स छोटे m पे 0। पेंटागन है, हेक्सागन है, कोई भी सिमेट्रिक फिगर है जिसमें बाहर बराबर मासेस रखे हैं, सब पे सेंटर वाले पार्टिकल पे टोटल फोर्स हमेशा 0। ये वाला मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आंसर बता के होमवर्क दे। ट्राइंगल है आपके पास, M और M, ट्राइंगल की साइड R है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसके सेंट्रॉइड पर छोटा m रखा है, इसके सेंट्रॉइड पर छोटा m रखा है। आपको बताना है कि छोटे m पर, नहीं आपको बताना नहीं है, बता मैंने दिया आपको कि छोटे m पर नेट फोर्स 0 है। आपको प्रूव करके दिखाना है, आपको प्रूव करके दिखाना है कि इस छोटे m पर जो नेट फोर्स लगेगा, हिंट भी दे देता हूं मैं, A B और C। कितने लोग हैं जो छोटे m को अट्रैक्ट करेंगे? 3। A अपनी तरफ FOA, B अपनी तरफ FOB और C अपनी तरफ FOC। इस बार कंपोनेंट मेथड से करिएगा। कंपोनेंट जैसे आप mg sin थीटा cos थीटा करते थे। हिंट के लिए मैंने फिगर बना दी है आपके लिए। कंपोनेंट मेथड से प्रूव करिएगा कि नेट फोर्स 0 है। दिस इज योर होमवर्क। सर ये जो हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि सर ये जो है, क्योंकि 120 डिग्री का एंगल लग रहा है, तो सर हम लोग ऐसे ऐसे cos 120 लगा सकते हैं। लगाओ, पर आई विल स्टिल रिकमेंड कि आप एक बार इसको कंपोनेंट मेथड से जरूर करिएगा। और कोई तरीके से भी कर लो, पैरेललोग्राम से भी कर लो, पर कंपोनेंट मेथड से करना। ये आपका होमवर्क है। ये सिमिलर क्वेश्चन 12th में भी है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, तो तरीके सीखो, ठीक है ना। दिस इज योर होमवर्क कि इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे। चलिए ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए होमवर्क क्वेश्चन को।